नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज तक आपने किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा विश्व युद्धों के बारे में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध या वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में आपने सुना होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं वर्ल्ड वार 3 होते हुए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वर्तमान में जो सिनेरियो बना हुआ है, जो यूक्रेन संकट चल रहा है, जी हाँ, मैं रशिया यूक्रेन विवाद की बात कर रहा हूँ। इस विवाद के चलते जल्द ही दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, ऐसी संभावना विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यूक्रेन संकट के बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या, इसकी पूरी टाइमलाइन समझेंगे, कैसे दो अच्छे दोस्त, दो पड़ोसी आज एक दूसरे की जान लेने के ऊपर काबिज हो गए हैं। इसके अलावा इन दो देशों के बीच में कुछ तुलना भी करेंगे कि अगर एक्चुअल में युद्ध होता है तो क्या स्थिति बनेगी और इसके परिणाम क्या होंगे, इसका एक वैश्विक स्तर पे क्या परिणाम निकलेगा और भारत इस बीच में कहाँ खड़ा हुआ है, भारत के क्या डिप्लोमेटिक इस बीच में निर्णय लिए गए हैं, वो भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस झगड़े की। जो फर्स्ट पार्टी है, जो पहला आदमी है इस झगड़े का, उसकी बात करते हैं, वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन दोस्तों पूर्वी यूरोप का एक देश है, आप जानते हैं। इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, मालदोवा और हंगरी से लगती है। इसके साउथ में काला सागर है, अजोव सागर है, और एक शांति प्रिय देश है। अगर इसके थोड़े इतिहास में हम जाएं, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, तो कहानी शुरू होती है रूसी क्रांति से। जब 1917 में रूस की क्रांति स्टार्ट होती है, तो 1918 आते आते यूक्रेन भी अपने रूस के जो शासक थे उनके चंगुल से आज़ाद हो जाता है। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है। 1921 में लेनिन की रेड आर्मी वापस से कब्जा कर लेती है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन फिर एक साल बाद ही 1922 में सोवियत संघ का गठन होता है, उसमें यूक्रेन उसका भाग बन जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि 1992 में जब सोवियत संघ विघटन हुआ, 15 देश अलग हो गए। अलग देश बनने के बाद से लेकर 2014 तक बिल्कुल मामला सेट चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। यूक्रेन रशिया के बहुत अच्छे संबंध थे। अगर आज भी इनफैक्ट अगर देखें तो इन दोनों के बीच का व्यापार आज भी काफी अच्छा है, लगभग $50 बिलियन आज भी इनका व्यापार है, जबकि ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये जो बवाल कट रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, इसकी आखिर वजह क्या है, क्या कारण है इसके। तो देखो दोस्तों, दुश्मन हमेशा दो प्रकार के दुश्मन होते हैं। एक वो दुश्मन होते हैं जो हमें विरासत में मिले हुए होते हैं, मतलब बाप दादाओं के समय के जो हमारे दुश्मन होते हैं। जैसे कि अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान हमें विरासत में मिला दुश्मन है, मतलब जब से जन्म हुआ पाकिस्तान का, जब से वो हमारा दुश्मन है। और कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो दोस्त होकर बाद में दुश्मन होते हैं, जो दुश्मन हम खुद बनाते हैं, या फिर इसको एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हैं। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है। दोनों, यूक्रेन का जन्म भी रशिया में से हुआ है, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं 2014 तक, लेकिन अब बहुत कड़े दुश्मन हो गए हैं। इतने बात यहां तक आ गई है कि 1 लाख सैनिक यूक्रेन की बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, कभी भी इन्वेजन कर सकते हैं। तो आखिर समझते हैं कि ये झगड़ा कैसे हुआ। तो इस झगड़े की सबसे जो मेन कारण है, सबसे मुख्य वजह है 2014 से आती निकलकर सामने, जब रशिया ने अटैक करके क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन के उस पर कब्जा कर लिया, उसको हड़प लिया। अब चूंकि यूक्रेन एक छोटा देश है और रशिया उससे कम से कम 28 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो एकदम से वो रिटेलिएट तो नहीं कर पाया यूक्रेन। और ये बात वर्ल्ड कम्युनिटी में भी इसका कोई रिटेलिएशन नहीं आया, किसी ने निंदा नहीं करी, कुछ अगर एक आध दो देशों को अगर छोड़ दें तो। देखिए दोस्तों, रशिया के लिए सबसे बड़ी अभी समस्या है नाटो। नाटो इसलिए समस्या है क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। अब नाटो क्या है? नाटो आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 के बाद में, तो जब यूरोपीय जो देश हैं, जो कि इतने संपन्न सैन्य शक्ति के हिसाब से नहीं है, छोटे छोटे देश हैं, उन सबको लगता है कि भाई कल को तो जैसे अमेरिका ने जापान की फाइल निपटाई है, हमारी भी कोई निपटा सकता है। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए एक संगठन बनाया जिसको पीछे से बैक किया अमेरिका ने। तो नाटो 1949 में नाटो बन के तैयार हुआ। अब देखिए, यहीं से कोल्ड वॉर की भी स्टार्ट हो गई, यहाँ से शीत युद्ध भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट में एक संगठन खड़ा कर दिया, नाटो। ठीक है, अब रशिया के पास, रशिया उसमें नहीं है, रशिया के अगेंस्ट का संगठन है, तो रशिया ने उसके पैरेलल एक संगठन लीड किया जिसे WTO जानते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, WTO का मतलब है वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ दो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन साथ में चल रहे हैं, कोल्ड वॉर भी चल रहा है। और अगर हम बात करें भारत की, तो उस टाइम भारत ने फैसला किया था NAM में जाने का, NAM जिसे कहते हैं, जिसे नॉन अलायंस मूवमेंट कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो भारत ना रशिया के साथ था ना अमेरिका के साथ था, भारत एक अलग अपने गुटनिरपेक्ष में था।
तो नाटो शुरू से ही रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। अब 2014 में जब यूक्रेन का क्रीमिया प्रदेश रशिया ने कब्जा लिया, तब उसके बाद से यूक्रेन को लगातार ये डर सता रहा है भैया कभी भी इतना बड़ा देश है, कभी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री आके यूक्रेन पे कब्जा कर लेगी। और उसकी आपको एक वजह बताऊं, सब वजह मुझे जो पर्सनली उसकी वजह ये लगती है कि जिस प्रकार से रशिया की जनसंख्या कम हो रही है, अभी इतना बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा देश है रशिया दुनिया का, लेकिन जनसंख्या है 14.5 करोड़, जो कि अगर हमारे यहाँ देख लें तो 2-4 अगर स्टेट को अपन बिहार उत्तर प्रदेश को अगर चिन्हित कर लें तो इनकी डबल है लगभग उनसे, या फिर कुछ सालों में हो जाएगी। तो कम जनसंख्या, घटती जनसंख्या को रिकवर करने का सबसे फास्ट आइडिया यही है कि आप दूसरे देश पे या दूसरे प्रदेश पे कब्जा कर लो, तो उसकी 2 लाख 5 लाख 10 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है वो डायरेक्टली आपकी हो जाएगी। आपको ना वहाँ कोई स्कीम्स चलानी है, ना आपको कोई वहाँ पे चेंज करने हैं डेमोग्राफिकल या फिर सोशली, आपको सीधे के सीधे स्टेट पे आप कब्जा कर लो तो आपकी जनसंख्या बढ़ गई। तो मुझे पर्सनली लगता है कि रशिया का एक कारण ये भी है यूक्रेन पे कब्जा करने का। बाकी जो हम रिसर्च में पता करते हैं, विशेषज्ञों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है। ये बात रशिया को खटक रही है, यही सबसे बड़ा इनके बीच में झगड़े का कारण है। अब यहाँ पे बात करते हैं सैन्य ताकत की, कि अगर भविष्य में युद्ध होता है, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर या फिर एक बड़ा युद्ध होता है यूक्रेन रूस के बीच में, तो एक्चुअल स्थिति क्या रहेगी। तो यहाँ हम अगर कंपैरिजन करें दोस्तों, तो दुनिया के अगर टॉप 5 देखें ऐसी कंट्री जो अपनी रक्षा बजट में सबसे ज़्यादा पैसा लगाती हैं, तो उसमें रूस टॉप 5 में आता है, जो कि जिसका 2020 का अगर देखे जाए तो उसका टोटल रक्षा बजट है $61 बिलियन, जो कि उसकी टोटल जीडीपी का करीब 11% है। वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो उसका करीब $6 बिलियन के आसपास का रक्षा बजट है, जो उसकी जीडीपी के 8-8.5% के आसपास है। तो यहाँ एक काफी बड़ा अंतर है। आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर युद्ध होता है तो मुझे लगता है कि बहुत से बहुत 1 हफ्ता या 10 दिन लगने चाहिए रशिया को यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। अगर सेना की बात करें तो रशिया में वर्तमान में जो सैनिक हैं, पैदल सैनिक, जो मुख्य ताकत होती है किसी भी सेना की, इन्फेंट्री, तो लगभग 30 लाख के आसपास सैनिक हैं, जहां यूक्रेन की सैनिक क्षमता 10-11 लाख के आसपास में है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अब युद्ध होता है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं उस रीजन की। एक जो रीजनल इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो आप देखिए रशिया में सबसे बड़ा जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं जिन देशों में, रशिया उनमें भी शामिल है, और यूक्रेन भी, वहां भी अच्छे खासे गैस के भंडार हैं। तो अगर दोनों में युद्ध हो जाता है तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि यूरोप में जो प्राकृतिक नेचुरल गैस की आपूर्ति है वो बाधित होगी। दूसरे नंबर पे जैसे युद्ध होता है तो अमेरिका रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका ने पूर्व में बोला भी है, जो बाइडेन ने, वहां के राष्ट्रपति ने। तो वो प्रतिबंध लगने के बाद में फिर इस गैस की जो सप्लाई का असर है वो पूरे विश्व में हमको देखने को मिल सकता है। बात करें भारत की, कि भारत का क्या स्टांस है यहाँ पर, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जब ये यूक्रेन का मुद्दा यूएन में उठाया गया, तब वहां भारत ने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी है। इसका मतलब होता है कि ऑब्वियस है रशिया की साइड है भारत, जिसका रशिया के द्वारा थैंक भी किया गया था, धन्यवाद दिया गया था भारत को। लेकिन जहां तक मेरी एक पर्सनल राय है कि अगर ऐसी युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत को यूक्रेन का डायरेक्ट साथ तो खैर नहीं दे पाएगा भारत, लेकिन उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करना चाहिए, कोई एक बयान ऐसा होना चाहिए जिससे कि मोरली सपोर्ट मिले यूक्रेन को। और अगर अब बात करें कि एक्चुअल में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है वहां पर, तो देखो दोस्तों, वर्तमान में क्या 1 लाख सैनिक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं यूक्रेन की। जैसे ही पुतिन बाबा वहां से झंडी दिखाएंगे, वो लोग यूक्रेन में घुस जाएंगे और काम लग जाएगा यूक्रेन का। बात करें अगर वर्ल्ड कम्युनिटी की, तो वो भी बराबर इस पे नजर रखी हुई इस पूरे घटनाक्रम पे। अभी कल ही अमेरिका की तरफ से बयान आया हुआ है कि वहां के जितने भी नागरिक हैं या फिर एम्बेसी के जो लोग हैं, उनको जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। और अगर भारत की हम यहाँ पर देखें, भारत के नज़रिए से, तो लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट जो छात्र हैं वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, रह रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की या फिर MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान आया नहीं है कि उनको ऑफिशियली वहाँ से कॉल ऑफ किया गया हो। तो ये कुछ 1-2-3-4 दिनों में फिल्म और क्लियर होगी कि आखिर क्या होने जा रहा है वहाँ पर। और तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको कोशिश की है शॉर्ट में, कम समय में, इस पूरे जो यूक्रेन संकट है इसको आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कि एक्चुअली क्या घटना है और ये पूरा मामला है क्या। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा पूरी क्या घटनाक्रम है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा पहला ही वीडियो है।
और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मोरल अप होगा और हमको आगे कंटेंट बनाने में आपके लिए सहायता मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।